हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी सीरीज में ऑफ क्लास 7 हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 10 पे, दैट इज रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द रेस्पिरेशन, अबाउट द ब्रीदिंग रेट, ठीक है, किस तरीके से डिफरेंट एनिमल्स कैसे रेस्पायर करते हैं या फिर क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स। और कई बार हम जब दौड़ते हैं तो हमें बहुत तेजी से ब्रीथ करना पड़ता है, या नॉर्मल अगर चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, नॉर्मल चल रहे हैं, रेस्ट में हैं, तो हमें उतनी हेविली ब्रीथ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सब किन रीजंस के वजह से होता है, या फिर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों क्या एक ही चीजें हैं, एक दूसरे के सिनोनिम है या एंटोनिम है, या क्या चीजें हैं, क्या डिफरेंस है, रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग क्या है, इन सारी क्वेश्चंस के आंसर्स को इस चैप्टर में हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम रेस्पायर ही क्यों करते हैं, वाई डू वी रेस्पायर, क्यों करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये तो जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे सेल्स की है। अब ये सेल क्या होता है, अपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ लिया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स के बने हैं। यानी कि जैसे मैंने कह दिया कि ह्यूमन बींग्स जो है वो मल्टी सेलुलर है, यानी कि ह्यूमन बींग्स जो है वो कई सारे सेल्स के बने हुए हैं। अब ये सेल्स तो ऐसे आपको किसी के बॉडी में ऐसे सेल्स दिख नहीं रहे ना, तो इसका मतलब वो सेल्स क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, जिसको आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो। तो ये बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स हैं जिनको हमने आपने सेल्स कहा है। अब ये जो सेल है, मैंने कहा कि इसी तरीके से जैसे एक सेल है, कई सारे सेल्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो सेल क्या है, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर कह सकते हो आप इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है या जो उसका फंक्शन जो भी वो कर रहा है, चाहे वो कैच कर रहा हो, चाहे वो स्लीपिंग मोड में हो, किसी भी कोई भी काम कर रहा हो, वो जो भी फंक्शन कर रहा है, वो सब फंक्शंस एक्चुअली सेल्स के हैं। ठीक है, तो सेल्स जो है वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ये सारे काम आपके सेल्स के द्वारा ही किए जाते हैं। अब देखो, आपको ये बात पता है कि जितने भी सेल्स होते हैं ना, उनको एनर्जी की जरूरत होती है। यानी कोई भी अगर कोई काम कर रहा है, आप भी इवन दौड़ रहे हो, तो आपको एनर्जी की नीड है। क्यों? क्योंकि आपके सेल्स को एनर्जी चाहिए। सेल्स ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे, उनको एनर्जी चाहिए बहुत ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज का जो है ब्रेक डाउन होगा। अब ये क्या है, इसको आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझो कि सेल जो है वो पूरी तरीके से काम कर पाता है इन्हीं फंक्शंस, इन्हीं एनर्जी के वजह से। ठीक है, तो सेल नीड्स एनर्जी। तो जब हम खा रहे हैं, हम या सो रहे हैं, या हम सिंपल रीड कर रहे हैं, या फिर मैं जिस तरीके से मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, इन सारी चीजों में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब बात आती है एनर्जी आता कहाँ से। आपने ये भी सेकंड चैप्टर में पढ़ा कि आप जो खाना खाते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं। तो ये जितने भी वेराइटी है, जितने भी कंपोनेंट्स है फूड के, उसमें एनर्जी स्टोर होती है। तो जब हम उसको खाते हैं ना, तो वो जो एनर्जी होती है वो हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन के थ्रू रिलीज होती है। ठीक है, देखो ऑब्वियसली फूड में ये कहीं ना कहीं एनर्जी स्टोर्ड है, लेकिन हमें जो एनर्जी चाहिए, जिस फॉर्म में हमें एनर्जी चाहिए, वो तो हमारे बॉडी में चेंज होने के दौरान ही पता चलेगा, या चेंज होने के दौरान ही मिलेगा, रिलीज होगा। तो वो रिलीज होता है रेस्पिरेशन के जरिए। ये लिखा है, द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी विच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइम पे वो रिलीज होती है। ठीक है, तो यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको एनर्जी अगर चाहिए तो उनको खाने से मिलेगी। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब बात आती है ब्रीदिंग की। हम एयर ब्रीद करते हैं, ठीक है। अब उस एयर में ऑक्सीजन भी होता है। अब डेफिनेटली सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है, नाइट्रोजन भी है, सब कुछ है। और इवन उसके साथ बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स भी हैं, जैसे डस्ट है, स्मोक है, सब कुछ है। तो हम इन सारी चीजों को हम ब्रीद इन करते हैं। ठीक है, सो वी नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, जो हम ब्रीद इन कर रहे हैं, और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए ये नॉस्ट्रिल है, तो नॉस्ट्रिल के थ्रू आपने जिस एयर को आपने इनहेल किया, जिस एयर को आपने लिया, सांस ली ना आपने, वो क्या लिया होगा, आपने ऑक्सीजन लिया होगा। लेकिन जब आप सांस छोड़ते हो, यानी जब ब्रीद आउट करते हो, एक्सेल करते हो, तो आप कौन सा गैस एक्सेल करते हो, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
अब जो भी आपने ये ऑक्सीजन जैसे ही लिया, अब सिर्फ नॉस्ट्रल तक काम नहीं होता इस ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी में थ्रू आउट, ऊपर नीचे पूरा जाता है, यानी पूरा का पूरा ये ऑक्सीजन जाके कहाँ चला जाएगा, लंग्स में, और वहां से ब्लड सेल्स में चले जाएंगे, और ये ब्लड सेल्स हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है, आपको ये बात पता है। तो उस सर्कुलेशन की वजह से ये जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी के हर एक कोने तक पहुंच जाता है, ठीक है, और पहुंचना बहुत जरूरी है। अब ये जो एयर हमने क्या किया, ब्रीथ किया, इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल, हर एक सेल, जितने भी सेल्स आपके बॉडी में है हर एक सेल तक ये ऑक्सीजन पहुंचता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन का सेल्स क्या काम करते हैं, सेल्स जो है इन ऑक्सीजन का यूज करते हैं अपने फूड का ब्रेक डाउन करने के लिए, यानी कि खाना को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन एक औजार है जिसके वजह से वो उस खाने को तोड़ता है, ठीक है। तो औजार तो चाहिए ना आपको, अगर आपको गाजर काटना है तो यू नीड दैट नाइफ, तो वो चीज, वो औजार जो है दैट इज ऑक्सीजन। अब ये जो प्रोसेस है ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन दिस सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि अब मैंने कहा कि यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत हमें क्या करने के लिए, फूड का ब्रेक डाउन करने के लिए, तो खाना को तोड़ने की क्या जरूरत पड़ी, ये तो बात पहले हो गई ना, हमको एनर्जी चाहिए, तो जब हम खाना को तोड़ेंगे तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड है, जैसे हमने खाना को तोड़ा एनर्जी उसमें से बाहर निकल गई और वो एनर्जी हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है, इस रेस्पिरेशन प्रोसेस के जरिए फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम यूज करते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल्स में होता है। ओके, सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म के हर सेल में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक बात आपको बताई है जो इस रिएक्शन के थ्रू आपको समझ में आएगी। दिस सेल दैट इज द फूड जिसको हम तोड़ रहे हैं, फूड आप मान लो ग्लूकोज है, ठीक है, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जो ग्लूकोज है जो हमको कहां से मिला, खाना जो हमने खाया ना, तो उसमें से उसमें ग्लूकोज था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने नॉस्ट्रल के थ्रू एक ब्रीद इन किया, ऑक्सीजन को ब्रीद इन किया एयर से, ठीक है। जैसे आपने ऑक्सीजन का यूज किया, ये जो औजार है इसने इस खाने का ब्रेक डाउन कर दिया और इसमें से क्या निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, वाटर निकल गया और एनर्जी निकला, ठीक है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस को, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये देखो, ये तो प्रोसेस रेस्पिरेशन ही होता है, ये बात आपको समझ में आ रही है। लेकिन अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, यानी ऑक्सीजन अगर है तो हम कहेंगे एरोबिक, अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है तो हम कहेंगे एन एरोबिक, यानी कि जब खाना का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो उसको हम कहते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन, और दोनों ही काम में एनर्जी रिलीज होती है। फूड का जब भी ब्रेक डाउन होगा एनर्जी रिलीज होगी। ओके, बात समझ में आ गई। यानी कि अब आपका क्वेश्चन कि अगर औजार है वो खाना का ब्रेक डाउन करता है तो एनारोबिक काम कैसे है, तो कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक सेल के बने हुए होते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे बॉडी में तो बिलियंस ऑफ सेल्स है ना, ट्रिलियंस ऑफ सेल कह सकती हूँ मैं, उससे भी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ईस्ट, सिकैरोमाइसिस सेरेविसिस का बोटानिकल नेम है, ठीक है। अब ये जो आपका ईस्ट है ये सिर्फ एक सेल का बना है, यानी यही एक सेल न्यूट्रिशन भी कर रही है, यही एक सेल डाइजेशन भी कर रही है, यही एक सेल रिप्रोडक्शन का भी काम कर रही है, यही एक सेल रेस्पिरेशन का भी काम कर रही है, सब कुछ ये एक सेल कर रही है। और हमारे बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, और यानी कि वहां पे हर सेल को अपना काम डिवाइडेड है कि भाई इतने पार्ट ऑफ सेल्स जो है ये रेस्पिरेशन का काम करेंगे। जैसे हम लोग कहीं होते ना, कहीं किसी भी मीटिंग में है तो वहां पे मीटिंग में काम को डिसाइड कर दिया जाता है कि ये काम आप करोगे, ये काम आप करोगे, ऐसे ही हमारे बॉडी में डिसाइडेड होता है। जो ये काम है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि ये काम, डाइजेशन का काम ये टाइप के सेल्स करेंगे, रेस्पिरेशन का काम ये टाइप के सेल्स करेंगे। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल्स होते हैं, उनमें ये इकलौता सेल्स सारे के सारे काम कर रहे हैं, तो उसमें जो ये रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ठीक है। तो फूड वहां भी ग्लूकोज ही है, लेकिन जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में उस फूड का ब्रेक डाउन होगा तो उसमें अल्कोहल रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। यानी आप ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी ऑक्सीजन का एब्सेंस होगा कोई तो भी ऑल रिलीज होगा,
इथेनॉल रिलीज हो सकता है, अल्कोहल रिलीज हो सकता है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। लेकिन जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा तो वहां पे वाटर रिलीज जरूर होगा, ठीक है, ये बात समझ में आएगा। यहाँ पे वाटर नहीं प्रेजेंट है यानी कि ऑक्सीजन का एब्सेंस है, और ऑक्सीजन का एब्सेंस है तो ये कैसा रेस्पिरेशन होगा, ये होगा एन एरोबिक रेस्पिरेशन। कैसा रेस्पिरेशन है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। दे आर कॉल्ड एनारोब्स। कौन, ईस्ट को हम लोग एनएरोब्स कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये उसका रिएक्शन है। ओके, आई होप आपको समझ में आया। अब ईस्ट क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जिसको आप दूसरे नाम से कह सकते हो यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल, सेलुलर का मतलब होता है सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इनमें एनएरोबिकली रेस्पायर होता है यानी कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं रहता, और इसीलिए ये अल्कोहल यील्ड करता है, और इसीलिए ईस्ट का यूज हम करते हैं वाइन या बियर बनाने में, जिसको हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। आपने कई बार देखा होगा घर में इडली बनता है या सांबर, सॉरी सांबर नहीं बनता, इडली या फिर जो डोसा ये सब होता है, तो आपने जब दाल वाल को पीस दिया और उसके बाद आप उसको फर्मेंट होने के लिए रख देते हो, तो फर्मेंट होने में क्या होता है, एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने से उसका साइज भी देखोगे काफी बढ़ जाएगा, उसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो इस फर्मेंटेशन में वाइन और बियर भी बनाया जाता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जरिए, और वो है दैट इज ईस्ट, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारी जो सेल्स होती है ना, कई बार हम बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज करते हैं, या फिर हम बहुत दौड़ रहे हैं, बहुत तेजी से चलने की कोशिश कर रहे हैं, साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, काफी घंटों तक करते हैं, तो आपके बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की डिमांड होती है, ठीक है। जब बहुत ज्यादा एनर्जी की डिमांड होगी तो खाना तो आपने वही खाया है, ठीक है। एनर्जी जब बहुत ज्यादा डिमांड होगी और आप बहुत लगातार आप एक्सरसाइज करते जा रहे हैं, तो इतना समय ही नहीं मिल पाता है कि आप जितना एयर है आसपास से आप ब्रीथ कर पाओ। आप मुंह बराबर खोलते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर को आप इनहेल कर पाओ, बट ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी में नहीं पहुंच पाता। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो मसल्स के जो ग्लूकोज होते हैं, हम एक्चुअली एक्सरसाइज इसीलिए कर ही रहे होते हैं कि जो मसल्स के जो ग्लूकोज होते हैं वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में उनका ब्रेक डाउन हो। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब आपको बराबर, आपने हैवी एक्सरसाइज लगातार आप करते रहे, तो उसमें क्या होगा, आपको बराबर ऑक्सीजन मिल नहीं पाती। तो जब ऑक्सीजन बराबर नहीं मिल, जब तक ऑक्सीजन बराबर मिल पा रही तब तक तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, लेकिन जब ऑक्सीजन बराबर नहीं मिल पाएगी तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी आपको एनर्जी तो चाहिए, यानी आप काम अगर लगातार करते जा रहे हो आपको एनर्जी की नीड होगी। तो एनर्जी की फुलफिलमेंट करने के लिए हमारा बॉडी क्या करता है, मसल्स में जो ग्लूकोज स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, उसका ब्रेक डाउन करता है इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। तो ये एनर्जी स्टोर नहीं होता, ये एनर्जी तो रिलीज हो जाता है, जिसके हेल्प से हम एक्सरसाइज लगातार करते रहते हैं। लेकिन ये जो लैक्टिक एसिड बन जाता है ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट करने लगता है, यानी जिस भी जगह पे ये रिलीज हुआ है ना, जिस भी जगह पे ये बना है वहां पे जाके इकट्ठा होने लगेगा। और आपने ये चीज कई बार नोटिस की होगी कि जब आप बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज करते हो, बहुत दौड़ते हो, बहुत साइकिलिंग करते हो, आपके पाँव में या हाथ में किसी एक जगह क्रैम्प बहुत होता है, बहुत दर्द होता है। वो दर्द क्यों हो रहा है, इसी लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन के वजह से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसके बाद हम हॉट वाटर बाथ लेते हैं या फिर हम मसाज करवा लेते हैं। तो मसाज कराने से या हॉट वाटर बाथ से एक्चुअली होता क्या है, बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, और ब्लड के सर्कुलेशन की वजह से आपको पता है कि हम जो ऑक्सीजन जो भी हम लेते हैं वो ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो जब ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, ब्लड का जब सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो इससे जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो बॉडी की हर एक सेल तक पहुंच जाएगा, और वो मसल सेल तक भी पहुंचेगा। तो ये धीरे धीरे ये लैक्टिक एसिड को, ये जो ऑक्सीजन जो हमारा पहुंचा है वो इस लैक्टिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन कर देगा। तो जब ये लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका, तब आपको वो क्रैम्प भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो मसल सेल है वो भी एनएरोबिकली काम करती है। लेकिन देखो ये काम ना ऐसा नहीं होता है कि मसल सेल्स में ऐसा ही चलता है, ऐसा नहीं है। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत टेम्परेरी ये काम चलता है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हो, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड होती है, इसलिए हमारी मसल्स ये काम कर रही होती हैं। लेकिन उसी के साथ एक्यूमुलेशन भी होता है लैक्टिक एसिड का, तो फिर हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है इस लैक्टिक एसिड का ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि हमारा वो क्रैम्प खत्म हो जाए। ओके,
नाउ नेक्स्ट है टॉपिक दैट इज ब्रीदिंग। हम ये जो ब्रीदिंग करते हैं एक्चुअली हम कर कैसे रहे हैं, क्या किस तरीके से हम ब्रीदिंग कर रहे हैं उसको समझते हैं। अब देखो ब्रीदिंग हम करते कैसे हैं, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अपने नॉस्ट्रिल को अपने माउथ को एकदम अच्छा से टाइटली आप क्लोज करो, और क्लोज करने के बाद आप थोड़ी देर ही रुकना। थोड़ी देर में आपको ऐसा लगेगा जैसे सांस फूल रही है, ठीक है। तो एक्चुअली आप अपने नॉस्ट्रिल के थ्रू जो है आप ब्रीद इन करते हो, मुंह से नहीं करना चाहिए, नॉस्ट्रल के थ्रू करना चाहिए। क्यों करना चाहिए देखो खुद सोचो। अब नॉस्ट्रल के जरिए जब आपने किया तो नॉस्ट्रल्स में बहुत सारे हेयर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे हेयर होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने एयर को ब्रीद इन किया, अब उस एयर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उस एयर में ऑक्सीजन भी है, मतलब बहुत सारी टाइप की गैसेस हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स भी हैं। अब ये अनवांटेड पार्टिकल्स क्या होता है, ये होता है स्मोक, ये होता है आपका पॉलन, ये होता है आपका डस्ट, ये सब भी तो एयर के थ्रू जो है आपके नॉस्ट्रल्स के थ्रू बॉडी में जाएगा। तो यहाँ पे जो हेयर प्रेजेंट होता है, ये हेयर क्या करेंगे, इस अनवांटेड पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेंगे, और अगर ये गलती से पहुंच भी जाते हैं अंदर, अगर ये गलती से अंदर पहुंच भी जाते हैं, तो अचानक से हमारे जो ये नॉस्ट्रल का अंदर का जो पैसेज है ना, उसमें बहुत इरिटेशन होता है, और उस इरिटेशन की वजह से अचानक से हमें छींक आ जाती है, स्नीज हो जाता है, और प्रेशर से यानी कि बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो जो भी अनवांटेड पार्टिकल जो अंदर चला गया है वो वापस से बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये सारा काम हुआ। तो नॉस्ट्रल से हम जो है ब्रीद करते हैं। सो ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो हमने एक्सपेल किया, जो हमने बाहर एयर रिलीज किया है, वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज्यादा होगा। और किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। एंड आपको पता है कि हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, दैट इज लंग्स। लंग्स के जरिए हम रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जो एयर को यानी ऑक्सीजन रिच एयर को जो हमने अंदर लिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इनहेलेशन, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इनहेलेशन। और जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हमने बाहर ब्रीद आउट किया, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन। तो वन ब्रीदिंग रेट, आप ऐसा कह सकते हो, वन ब्रीदिंग रेट इज इक्वल्स टू इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। यानी एक बार आपने इनहेल किया, आपने एक बार एक्सहेल किया, ठीक है। जितना आपने इनहेल किया उतना आपने एक्सहेल कर दिया, दैट इज योर वन ब्रीदिंग रेट। तो हमारे बॉडी में एक नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या होता है, दैट इज 12 to 20 अप्रॉक्स, उसका जो रेट है दैट इज 12 to 20। आप यहाँ पे देखो एवरेज जो है एडल्ट ह्यूमन बीइंग में रेस्ट के टाइम पे 15 to 18 यहाँ पे लिखा है। आप मान के चलो कि 12 से लेके 20 तक इसका जो रेंज है, या एनसीईआरटी के हिसाब से चल देते हैं, तो 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट, एक मिनट में 15 से 18 बार, दैट इज अ वेरी नॉर्मल रेंज, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करें तो कई बार ये 25 से 30 भी पहुंच जाता है, तो ये भी बहुत नॉर्मल है, टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम ब्रीद इन कर रहे हैं दैट इज ऑक्सीजन, जो हम ब्रीद आउट कर रहे हैं दैट इज आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट, मतलब एक मिनट में आप जितना ब्रीद करते हो वो आपका ब्रीदिंग रेट हो, जितने बार भी आपने ब्रीद किया, एक मिनट में आपने जितने बार भी ब्रीद किया दैट इज योर ब्रीदिंग रेट। तो ब्रीदिंग के टाइम पे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑल्टरनेट होता है। एक बार आपने इनहेल किया, दूसरी बार उसके बाद आप एक्सहेल करोगे, आप इनहेल करते नहीं चले जाओगे, इनहेल किया एक्सहेल किया, इनहेल किया एक्सहेल किया, तो ये ऑल्टरनेट चलता रहता है, ठीक है। यानी एक ब्रीद का मतलब होता है, एक ब्रीद का मतलब होता है वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। एक ब्रीद, एक सांस जिसको हम कहते हैं, एक बार इनहेल किया एक बार एक्सहेल किया, एक सांस हो गई, ठीक है। ये आपका ब्रीदिंग रेट है। अब आपने ये सिंपल है, बूझो का क्वेश्चन है कि that he released his breath after holding it for some time, he had to breathe heavily। बहुत heavily आपको breathe करना पड़ता है जो आप इस तरीके से होल्ड करके रखते हो, क्योंकि बॉडी जब आपने थोड़ी देर होल्ड किया तो ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिल पाई, और जैसे आपने छोड़ा है तो बॉडी को ऑक्सीजन की नीड होती है, तो हम ज्यादा से ज्यादा बहुत तेजी से ब्रीथ करते हैं, जिससे ज्यादा ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में जा पाए और वो पूरे सेल्स तक बहुत जल्दी पहुंच पाए, ठीक है, सर्कुलेट बहुत जल्दी हो जाए, इसलिए हम हैवी ब्रीथ करते हैं थोड़ी देर होल्ड करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है जिसके थ्रू आप ब्रीदिंग रेट को अपने बॉडी में निकाल भी सकते हो। उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट, ठीक है। एक मिनट में आपने कितना ब्रीथ किया, दैट इज द ब्रीदिंग, दैट इज वन ब्रीथ। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि जब भी कोई पर्सन को एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड होती है, यानी आपने थोड़ी देर होल्ड किया, अब आपको आपकी बॉडी जो है थोड़ा सा हल्का सा ना टायर हो गई,
ठीक है। तो जब टायर्ड होगी तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होगी, जब एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होगी तो एक्स्ट्रा ब्रीद करेगी और तेजी से ब्रीद करेगी, जिसकी वजह से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगा, और जब ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो फूड का ब्रेकडाउन भी स्पीड अप हो जाएगा, जिससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और आप नॉर्मल मोड में आ पाओगे। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे कुछ और एक्टिविटी है जिसके थ्रू आप ये देख सकते हो कि कुछ टाइम पे जो है ब्रीदिंग काफी लो होती है, कुछ टाइम पे ब्रीदिंग बहुत फास्ट होती है, ये सारी चीजें। ठीक, अब एक क्वेश्चन है, पहली वांट्स टू नो व्हाई वी यॉन व्हेन वी आर स्लीपी और ड्राउजी। तो जब हम बहुत स्लीपी या बहुत ड्राउजी होते हैं, बहुत ज्यादा यॉर्निंग होती है, क्यों? क्योंकि ऐसे टाइम पे ना हमारा ब्रीदिंग रेट काफी लो हो जाता है, हम बहुत धीरे धीरे ब्रीथ करने लगते हैं, तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलता है, ऑक्सीजन धीरे धीरे उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो एक सिग्नल पहुंचता है ब्रेन में कि आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आप ज्यादा ऑक्सीजन लो। ठीक है, तो उस टाइम पे आप यॉर्निंग करते हो। ठीक है, जब आप यॉर्न करते हो तो आप ज्यादा एयर को इनहेल करने की कोशिश करते हो। जब आप ज्यादा एयर इनहेल करते हो तो ब्रेन तक वो एयर जो है, यानी कि वो जो ऑक्सीजन है, वो सप्लाई पहुंचता है और आपका ब्रेन प्रॉपर अच्छे तरीके से वो फंक्शन करता है। तो यॉर्निंग का रीजन सिंपल सा ये है कि ब्रेन तक जो है ऑक्सीजन पहुंचाना और ब्रेन को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए तैयार रखना, और इसी वजह से ये स्लीपी या ड्राउजी के टाइम पे आपको यॉर्निंग होती है। अब हम ब्रीद कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं? तो हम नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हम ब्रीथ करते हैं। हमने एयर को इनहेल किया, ठीक है, कहां से इनहेल किया? अपने नॉस्ट्रिल के जरिए इनटू नेजल कैविटी, एंड फ्रॉम द नेजल कैविटी ये जो एयर है कहां पहुंचता है? लंग्स में, थ्रू द विंड पाइप। और लंग्स जो है वो हमारे चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, जिसको सराउंड करके रखता है रिब्स, और नीचे जो मस्कुलर शीट होती है वो होती है डायफ्राम, जिसको हम कहते हैं फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो, हमने जब ब्रीद इन किया, जब हमने एयर को ब्रीद इन किया तो ये नॉस्ट्रिल्स है। ठीक है, ये क्या है? ये नॉस्ट्रिल है आपकी, ठीक है, नाक है। अब इस इधर से जैसे नॉस्ट्रिल से अंदर लिया, नेसल पैसेज है, नेसल पैसेज से ये जो एयर है, ब्रीद इन एयर है, ये अंदर गया, यहाँ पे फेरिंग्स को क्रॉस किया, और यहाँ पे ये जो ट्रैकिया जिसको लिखा है, यही विंड पाइप है आपकी। ठीक है, ये क्या है? ये विंड पाइप। ठीक है, इस विंड पाइप के जरिए ये एयर अंदर जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये लंग्स में चला गया। ठीक है, यहां से एयर कहाँ चला गया? लंग्स में, दोनों लंग्स में जाएगा। अब आपने देखा है कि लंग्स के चारों तरफ देखो इस तरीके से कवर करके रखा है, चारों तरफ से इसको बचाने के लिए। हमारा जो लंग्स होता है ना, इट इज वेरी जेंटल, वेरी सॉफ्ट। ठीक है, तो उसको ये झटका वटका अगर हमें चेस्ट पे लग जाए तो अचानक से हमारे लंग्स को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ऊपर ये बोन जो होता है वो उसको पूरी तरीके से कवर करके रखता है, एक तरीके से उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये रिब्स। ठीक है, लंग्स को। तो यहाँ पे रिब्स क्या काम कर रहे हैं? सपोर्ट का काम कर रहा है। ये अंदर लंग्स हैं, ये लंग्स में ये एयर जो है पहुंचा। अब नीचे जो आपको इस लंग्स के नीचे जो एक फ्लोर है, इसको हम क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। जब भी आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होगा, दो चीजों का मूवमेंट जरूर होता है, पहला आपका डायफ्राम, दूसरा आपका रिब्स। इन दोनों के मूवमेंट के हिसाब से आपको पता चलेगा इनहेलेशन हो रहा है कि एक्सहेलेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको ये तीन चीजें तो समझ में आ गई कि नेसल कैविटी के थ्रू जो एयर है, जो अपने ब्रीद इन एयर है, वो अंदर लिया, लंग्स तक पहुंचा। लंग्स तक कैसे पहुंचा? विंड पाइप के जरिए पहुंचा। और लंग्स जो है कहाँ है? हमारे चेस्ट कैविटी में है, जिसको सराउंड करके रखा है किसने? रिब्स ने। और नीचे जो एक फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी है, जो कि मस्कुलर है, मसल्स की बनी हुई होती है, जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। और डायफ्राम और रिब केज, ये दोनों का ही मूवमेंट होता है इन दी ब्रीदिंग के टाइम पे इन दोनों का मूवमेंट होगा। अब मूवमेंट कैसे होता है इसको समझते हैं। इनहेलेशन के टाइम पे, यानी कि जब आपने ब्रीद इन किया, अब आप ब्रीद करके देखो, जो ब्रीद करोगे, सांस अंदर भरोगे, तो रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव होगी। ठीक है, मूव अप एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ रिब्स जो है बाहर निकलेगी। और जो डायफ्राम है वो अंदर की तरफ, जैसे आपने सांस लिया ना, डायफ्राम नीचे की तरफ होगा। ठीक है, देखो ये डायफ्राम है आपका, और ये मान लो आपके रिब्स है। तो ये जो रिब्स हैं, अब रिब्स तो मैं दिखा नहीं सकते, पर रिब्स जो है आउटवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ निकलेंगे, सीना बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, रिब्स ऊपर की तरफ आएंगे, और ये जो डायफ्राम है ये नीचे की तरफ जाएगा। जब आपने इनहेल किया, याद रखिएगा, जब आपने एयर को इनहेल किया तो इस तरीके से काम होगा। जब आप एक्सहेल करोगे, अब देखो यहाँ पे जब आप इनहेल किया आपने, तो इससे क्या हुआ? जब ये बाहर की तरफ हुआ, ये नीचे की तरफ हुआ, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। जब सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एयर को आप जो है भर पाओगे।
ठीक है। अब एक्सलेशन के टाइम पे जस्ट उल्टा हो जाता है, ये रिब्स जो है वो फिर वापस अपने फॉर्मर पोजीशन पे आती है, रिब्स भी और डायफ्राम भी। जैसे ये रिब्स जो है अंदर की तरफ आएंगी, ये डायफ्राम ऊपर की तरफ आएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सारा का सारा एयर अंदर से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो एक्सलेशन के टाइम पे यही सिंपल सा चीज होती है। ठीक है, ये फील भी आप कर सकते हो अपने हाथ को लगाओ अपने चेस्ट कैविटी पे और आपको समझ में आ जाए किस तरीके से ये काम होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रिब्स जो है आउटवर्ड मूव करेंगे, डायफ्राम जो है नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करेंगे। कब? जब इनहेलेशन होगा। क्या? जब इनहेलेशन होगा। और जब एक्सलेशन होगा तब क्या होगा? ये जो आपके रिब केज है ये अंदर की तरफ यानी कि डाउनवर्ड मूव करेंगी, या आप कह सकते हो मूव इन होगी, और जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो इसको हम कहते हैं एक्सलेशन। इस टाइम पे एक्सलेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो यानी कि दो चीज का मूवमेंट होता है, एक तो आपका रिब केज, दूसरा आपका डायफ्राम। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज और भी बताई है कि नॉस्ट्रल के जरिए जो हम एयर लेते हैं तो उस एयर में बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं जो उसके थ्रू एयर के थ्रू अंदर आते हैं। तो ये पार्टिकल्स हमारे हेयर में जो है, नॉस्ट्रल हेयर में वो ट्रैप हो जाते हैं जो नेजल कैविटी में प्रेजेंट है। और कई बार ये जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं वो अंदर भी चले जाते हैं, तो इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से स्नीजिंग भी होती है। और स्नीजिंग में ये फॉरेन पार्टिकल एकदम से बहुत फोर्स के साथ बाहर एक्सपेल भी हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। एक्टिविटी के जरिए भी आप इस चीज को देख सकते हो। देखो यहाँ पे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन समझाया है। देखो इनहेलेशन के टाइम पे क्या हुआ, आपने एयर को अंदर लिया यानी आपने ब्रीद इन किया। जब आपने ब्रीद इन किया, रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेंगी, रिब्स ऊपर की तरफ मूव करेंगी, डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेंगी, यहाँ का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ गया, ज्यादा से ज्यादा एयर जो है वो अंदर आएगा। एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या होगा, एक्सहेलेशन के टाइम पे रिब्स वापस से अपनी जगह पे आ जाएंगी, मूव्स बैक, वापस अंदर की तरफ आ जाएंगी, और डायफ्राम भी वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन यानी ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया तो एयर जो है वो ब्रीथ आउट हो जाएगा। तो ये है आपका प्रोसेस दो, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इसी तरीके से आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का। इस के जरिए आपने एक बॉटल लिया, उस बॉटल में आपने एक ट्यूब डाला, उस यानी कि फॉर्क के फॉर्म में वो ट्यूब है, दो हिस्से हैं उसके, दोनों से एयर पास हो सकता है, ऐसा ट्यूब बनाइए। और उसमें आपने यहाँ बैलून लगा दिया, नीचे आपने एक रबर लगा दिया और इसको ना पूरी तरीके से कवर कर दिया, सिर्फ इस पाइप के जरिए एयर जो है वो अंदर आ सकता है। ठीक है, आपने क्या किया, इस रबर शीट को अपने नीचे की तरफ खींचा, जैसे आप यहाँ खींच रहे हैं ना, ये जब आप रबर की तरफ खींचोगे तो एयर जो है वो ऊपर से अंदर की तरफ आएगा। जब एयर अंदर की तरफ आएगा तो जो आपका बैलून है वो आपका फूल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप रबर शीट को अंदर की तरफ मूव करोगे, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, तो जब अंदर की तरफ मूव करोगे एयर बाहर की तरफ चला जाएगा, तो जो बैलून है वो डिफ्लेट हो जाएगी। तो ये आपका प्रोसेस किसका है, ये है इनहेलेशन, और ये वाला जो सेकेंड वाला है दैट इज एक्सहेलेशन। ओके, नाउ व्हाट डू वी ब्रीद आउट, हम ब्रीद आउट क्या करते हैं, हम ब्रीद इन या ब्रीद आउट हम क्या करते हैं, सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे देखिए आपने किसी तो भी चैप्टर में आपने ये चीज समझा था कि लाइम वाटर में आपने क्या किया, स्ट्रॉ से आपने लाइम वाटर में से फूंक मारी, जब आपने फूंक मारी तो आपका लाइम वाटर जो है वो मिल्की कलर का हो गया। ठीक है, मिल्की कलर का क्यों हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट में आपको समझ में आया था कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से ये जो लाइम वाटर है मिल्की हो गया। इसका मतलब हमें ये बात समझ में आ गई कि जब हमने एक्सेल किया उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तभी तो ये लाइम वाटर मिल्की हो गई। ठीक है, तो एक तो ये भी एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू आप समझ सकते हो। यहाँ पे आप परसेंटेज के जरिए भी समझ सकते हो कौन सा एयर इनहेल हो रहा है, कौन सा एयर एक्सेल हो रहा है। देखिए इनहेल का परसेंटेज देखिए ऑक्सीजन का 21%, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम इनहेल करते हैं, ये भी हम इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हम इनहेल करें, लेकिन परसेंटेज वेरीज, परसेंटेज की वजह से हम कहते हैं कि ऑक्सीजन हम ज्यादा इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो देखिए 21% में से 16.4% एक्सेल हो जा रहा है, लेकिन यहाँ 0.04% से 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल हो रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ गया। यहाँ तो जितना हमने लिया उतना ही ऑक्सीजन रिलीज हुआ है ना, यानी उसी में से रिलीज हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, यानी कि हमारे बॉडी से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी रिलीज हो रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सेल्ड एयर में हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं।
ठीक है। तो इनहेल हम सारे टाइप के एयर कर रहे हैं, एक्सेल भी हम सारे टाइप के एयर कर रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज हम बोलते हैं कि इनहेल हम ऑक्सीजन करते हैं और एक्सेल हम कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं बाय दी लंग्स। आई होप आपको समझ में आया है। अब जैसे हम ह्यूमन बींग्स ब्रीथ करते हैं वैसे और भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जो ब्रीथ करते हैं, जैसे आपके लॉयंस है, काउज, गोट, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड, सब कोई जो है वो रेस्पायर करते हैं। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया, जैसे कॉकरोच। ये जो कॉकरोच है, जब इसकी बॉडी को आप देखोगे ना, साइड साइड में से छोटे छोटे होल होंगे, ठीक है। इन छोटे छोटे होल्स जो हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? इंसेक्ट्स में। कॉकरोच इंसेक्ट ही तो है। तो कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड ऑफ द बॉडी एंड अदर इंसेक्ट्स आल्सो हैव दिस सिमिलर ओपनिंग। और ये जो सिमिलर ओपनिंग है इसको हम क्या कहते हैं? स्पाइरिकल्स कहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे मैंने होल्स बनाए हैं, इन होल्स को क्या कहेंगे हम? स्पाइरिकल्स कहेंगे। और इन्हीं होल्स के जरिए एक ट्यूब इस तरीके से बनती है, बहुत सारे ट्रैकियल ट्यूब जिसको हम कहते हैं, नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया जो है वो बनता है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है आपका, देखिए यहाँ पे नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया है। तो इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया फॉर द एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज, ठीक है। गैस एक्सचेंज के लिए ये अंदर ट्रैकिया है और बाहर की तरफ होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, जो यहाँ पे आपको काला काला दिख रहा है, दैट इज स्पाइरिकल, जिसके थ्रू ये काम कर रहा है। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बाहर आना या गैसेस का अंदर जाना, वो इन स्पाइरिकल्स के जरिए होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो इन स्पाइरिकल्स से जाता है अंदर, ट्रैकियल ट्यूब में जाता है, उससे वो जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज करता है पूरे बॉडी में, यानी सारी की सारी सेल्स में, और फिर सारी सेल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वापस से डिफ्यूज हो जाता है उसी ट्रैकियल ट्यूब में, और वो ट्रैकियल ट्यूब के जो स्पाइरिकल्स हैं उन्हीं स्पाइरिकल से वो उसको बाहर भी कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो रेस्पायरेशन है वो आपका इंसेक्ट्स में होता है। तो इंसेक्ट्स में रेस्पायरेशन किसके थ्रू होता है? ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू होता है, और ये सिर्फ इसी एनिमल ग्रुप में पाया जाता है, यानी कि दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट, ट्रैकियल सिस्टम। नेक्स्ट है आपका अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है आपने इसको चैप्टर 9 में भी पढ़ा है क्लास 6 के, कि जो आपका अर्थवर्म होता है वो फार्मर्स फ्रेंड होता है। और आपको पता है कि अर्थवर्म का जो बॉडी का जो बाहर का सरफेस होता है, जो स्किन होती है, इट इज वेरी मॉइस्ट एंड स्लाइमी, ठीक है। तो वो जो स्किन होता है उस स्किन के थ्रू वो ब्रीद करता है, जिसको हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, ठीक है। क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब होता है क्यूटेन, यानी कि स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन। इसी तरीके से जो फ्रॉग्स होते हैं, फ्रॉग्स के पास लंग्स भी प्रेजेंट होता है और उसके पास स्किन भी, उसकी स्किन जो है वो भी मॉइस्ट होती है, स्लिपरी होती है, तो वो भी फ्रॉग भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। और नॉर्मल उसका लंग्स का भी रेस्पिरेशन, लंग्स के थ्रू भी उसका रेस्पिरेशन होता है फ्रॉग्स में। तो फ्रॉग्स में दोनों टाइप का रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर ब्रीथ करते हैं। देखो हम अगर पानी के अंदर जाके ब्रीथ करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि पानी के अंदर जो ये ऑक्सीजन है ये डिजॉल्व फॉर्म में है, और हम डिजॉल्व फॉर्म के ऑक्सीजन को लेने के लिए केपेबल नहीं है। तो कौन है केपेबल? दे आर फिशेस। फिशेस में गिल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये जो गिल्स होती हैं, इन गिल्स में ना बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं, यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। सो गिल्स इन फिशेस हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। और ये जो गिल्स होते हैं वो स्किन के ही प्रोजेक्शंस होते हैं। बेसिकली आप कह सकते हो एक तरीके का स्किन ही होता है, उसका एक प्रोजेक्शन है जिसके थ्रू ब्रीदिंग कर पा रहा है। इस गिल्स में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स में अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल के बाहर पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं, क्या वो भी रेस्पायर करते हैं? तो हमको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन हमें प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हम वो जो प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम ऑक्सीजन को रेस्पायर करते हैं। लेकिन प्लांट्स, ये रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों अलग चीजें होती हैं। देखो प्लांट्स भी हम एनिमल्स की तरह रेस्पायर कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन का टेकन करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, ये प्लांट्स करते हैं। ये रेस्पायरेशन के टाइम पे होता है, ठीक है। यानी रेस्पायरेशन वो नॉर्मल एनिमल की तरह कर रहे हैं। किसके थ्रू करते हैं? स्टोमेटा के जरिए करते हैं। आपने स्टोमेटा के बारे में भी पढ़ा है। लीव्स में बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो लीव्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स नहीं, होल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं स्टोमेटा,
ठीक है। ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं, टाइनी पोर्स, स्टोमेटा जिसको हम कह रहे हैं, इसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी ऑक्सीजन का अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, नॉर्मल एनिमल का प्रोसेस है, ये आपका रेस्पिरेशन कहलाता है। दूसरा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो खाना बनता है, खाना बनने के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकलता है। तो दोनों चीजें अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्लांट्स भी हमारी तरह ही रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन का टेक इन करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं थ्रू स्टोमेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है थ्रू स्टोमेटा। लेकिन फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर रिलीज करेंगे। तो रेस्पिरेशन प्लांट्स में हर टाइम चल रहा होता है, दिन हो रात हो, रेस्पिरेशन हर टाइम चलेगा। लेकिन फोटोसिंथेसिस आपका दिन के टाइम चलता है, क्योंकि सिर्फ दिन के टाइम पे ही सनलाइट प्रेजेंट होती है और सनलाइट के प्रेजेंस में ही जो फोटोसिंथेसिस है वो होगा। इसी तरीके से जो अब देखो, आपकी जो रूट की जो सेल्स हैं वो भी तो लिविंग सेल्स हैं, तो उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए और वो भी तो एनर्जी जनरेट करेंगे, तो यहाँ भी वही काम होता है। सो रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट इन द सॉइल पार्टिकल्स, जैसे कि यहाँ पे है ये सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो ये आपको हल्का हल्का एयर दिख रहा है ना, इसमें से ये ऑक्सीजन को जो है अंदर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे रूट्स भी ये काम करते हैं। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। कुछ क्वेश्चंस है इस चैप्टर में, वो देख लेते हैं। इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी, एंटर कहां से करता है, दैट इज स्पाइरिकल। अगर एंटर करने के बाद कैसा सिस्टम है, कैसा ट्यूब है, तो उसको आप कहोगे ट्रैकियल ट्यूब है। ठीक है। हेवी एक्सरसाइज के टाइम पे वी गेट क्रैम्प्स इन लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, किस चीज का एक्यूमुलेशन होगा, दैट इज लैक्टिक एसिड। ठीक है। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग जो होता है वो हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से है 15 to 18, दैट इज अ नॉर्मल ब्रीदिंग रेट एट रेस्ट। एक्सलेशन के टाइम पे द रिब्स, जो एक्सलेशन के टाइम पे जो रिब्स होंगी, अब देखो हमने एक्सेल किया यानी कि रिब्स ऊपर की तरफ मूव हुई होंगी, सॉरी जो रिब्स है वो अंदर की तरफ मूव इन होंगी और जो आपके डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ मूव हुआ होगा। तो डायफ्राम तो पूछा नहीं इन्होंने, रिब्स के पूछा है तो मूव डाउनवर्ड्स, रिब्स जो है वो नीचे की तरफ होंगी। अगर बाय चांस यहाँ पे पूछा जाता है डायफ्राम का क्या होगा, तो डायफ्राम जो है वो अपवर्ड मूव करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द आइटम्स। ईस्ट, ईस्ट जो है आपका यूनिसेलुलर है और इसमें आपका अल्कोहल रिलीज होता है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, अल्कोहल रिलीज होगा विद कार्बन डाइऑक्साइड। डायफ्राम जो है वो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। स्किन जो है वो क्या है, किसके जरिए पूछ रहा है ये, चलो लीव्स का देखते हैं। लीव्स में जो है वो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। फिश में जो है वो गिल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है। फ्रॉग में लंग्स और स्किन दोनों के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। हाँ, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन की बात पूछ रहा है, ये अर्थवॉर्म में होता है। ठीक है, आपको पता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। ट्रू एंड फॉल्स की बात करते हैं। ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज जो ब्रीदिंग रेट होता है पर्सन का स्लो डाउन हो जाता है, तो नहीं, हेवी एक्सरसाइज के टाइम पे जो ब्रीदिंग रेट होता है वो फास्ट हो जाता है, तो फॉल्स होगा। प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, दैट इज ट्रू। एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट, अरे नहीं बाबा, रेस्पिरेशन तो हर टाइम चल रहा होता है ना, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हर टाइम चलेगा, तो फॉल्स। Frogs breathe through their skin as well as their lungs, obviously दोनों ही तरीके से करते हैं, तो true। Fishes have lungs for respiration, नहीं, fishes में जो है gills present होता है, तो ये false होगा। Size of the chest cavity increases during inhalation, जब आप inhale कर रहे हो तो chest cavity का size increase हो जाएगा, yes increase हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको कर रखा है, आप इसको देख सकते हो। द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट, एयर ट्यूब्स क्या होते हैं, दैट इज ट्रैकियल। ठीक है। स्केलेटल स्ट्रक्चर जो चेस्ट कैविटी को सराउंड करते हैं, दैट इज रिब्स। मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, ये क्या है, दैट इज डायफ्राम। डायफ्राम ये है। टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, वो है आपका स्टोमेटा। नेक्स्ट है स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट, वो है आपका स्पाइरिकल्स। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ऑब्वियसली इट इज लंग्स। द ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल, किस ओपनिंग के थ्रू हम इनहेल करते हैं, नॉस्ट्रिल्स के जरिए। एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म कौन है, ईस्ट। ऑर्गेनिज्म विथ ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकियल सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट्स है। अब यहाँ पे इस के जरिए, इसके जरिए यहाँ पे एक आंसर दिया हुआ है, दैट इज एंट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एंट।
ठीक है। माउंटेनियस जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं अपने साथ, क्यों? ऑप्शन है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज नो एयर। ऐसी बात नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू द पर्सन इज लेस देन दैट ऑफ अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। ऑब्वियसली ट्रू, ये बात आपकी सही हो जाएगी। टेम्परेचर ऑफ द एयर इज हायर देन द ग्राउंड, नहीं, टेम्परेचर कम हो जाता है और आपका प्रेशर जो है वो भी डिक्रीज हो जाता है। सो विद दिस आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू।